हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं डीएसएसपी की तरफ से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेट आप लोगों की आ चुकी है एग्ज़ाम की, तो प्रीवियस ईयर इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, वो देखो, प्रैक्टिस सेट कराने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बता दूं। तो ये जब से यूट्यूब चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इस पे मैंने 3 रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें एक तो आप लोगों की DGAFMS, एक आप लोगों की इसरो असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी यूटीसी वगैरह की, एक आप लोगों की CSIR के अंदर JSC की वैकेंसीज आई थी। ये तीनों ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब रिटर्न तो तीनों के क्लियर हैं। फाइनल प्रोसेस आप लोगों का इसरो का भी हो गया, CSIR का भी हो गया, DGAFMS का आप लोगों का स्किल टेस्ट बचता है। ठीक है, तो इन तीनों की प्रिपरेशन मैंने आप लोगों के लिए कराई थी, जीरो से स्टार्टिंग करके नोटिफिकेशन से लेकर के और एंड तक। और इसमें मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी कराए थे, और प्रैक्टिस सेट में से क्या क्या चीज़ें आई थी वो आप सभी लोग इस वीडियोस के कमेंट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मतलब वो बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा मैंने बस आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं कि अभी तक हमने क्या चीज़ें करी हैं। और सेम उसी से इंस्पायर होकर एक तरीके से तो DSSP के लिए हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट तो पहले से ही कर चुके हैं, 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग पहले से कर चुके हैं, चौथे की आज बारी है। क्वेश्चंस का लेवल आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट एग्जाम के जैसा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच आर्टिकल, कहाँ गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, समय लीजिए और बताइए। कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों को प्रीमियर में देखने को मिलेगी तो थोड़े से आप लोग बोर फील नहीं करेंगे। देखो, आर्टिकल 20 के अंदर आप लोगों की 3 सब क्लोज आती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली जो सब क्लोज है वो ये कहती है कि एक ही अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। कहने का मतलब है कि एक ही अपराध के लिए उस समय पे जो सज़ा होगी वो ही मिलेगी। बाद में अगर सज़ा में कुछ चेंज कर दी जाते है तो उस सज़ा में उस पर्टिकुलर बंदे की जो सज़ा रहेगी उसको अपडेट नहीं किया जाएगा। देखो, शुद्ध हिंदी में बताऊंगा जिससे आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा जियो पार्टी के बारे में बताता है कि किसी व्यक्ति को एक एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। तीसरा कहता है सेल्फ इंक्रिमेशन, यानी कि खुद की गवाही जो है मान्य नहीं होगी। नहीं तो कोर्ट में तो सभी कहते हैं कि मैंने ये अपराध नहीं करा, तो कोर्ट तो सबको बरी कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो कौन सा आर्टिकल नंबर 20 सब क्लोज सेकंड इसमें सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आयरिश संविधान से उधार ली गई थी। तो आयरलैंड से बेसिकली हमने क्या लिया है, DPS भी लिए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट ली है, फंडामेंटल राइट लिए हैं, या फिर रूल ऑफ लॉ लिया है। बताइए, समय लीजिए और बताइए। देखो, आयरलैंड से हम बात करें तो हम रेड करके याद करते हैं, RED। डी से तो आप लोगों के DPS भी आ जाते हैं। ठीक है, और ई से आप लोगों के इलेक्शन, आज इलेक्शन का मेथड आता है किसका, प्रेसिडेंट का। तीसरा आप लोगों का आर से आता है राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होता है वो। तो 3 चीज़ें हमने आप लोगों की आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। तो सही ऑप्शन होगा आप लोगों का DPSP। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो हमने आप लोगों की ये ली है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया को भी याद करने का मैं मेथड बताऊँ तो ये होता है STL। ठीक है, ये सिटिंग आती है, ज्वाइंट सिटिंग, ये ट्रेड आता है, और ये आप लोगों की लिस्ट आती है वो भी कॉन्करेंट वाली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी हमने देख लिया। फंडामेंटल राइट आप सभी लोग जानते हैं हमने कहाँ से लिए हैं। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये हमने लिया ब्रिटेन से। ठीक है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन की बात करें तो इसको हम याद करते हैं BWP से। ठीक है, ये बाई कैमेरलिज्म लिया था, रिट्स हमने यहाँ पे लिया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हमने यहाँ से लिया था, रूल ऑफ लॉ भी हमने यहीं से लिया था। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है और इसे मौलिक अधिकारों से भी अलग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द DPSP एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। इट इज जस्टिसिएबल, इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, या इट इज प्रोहिबिटिव इन नेचर। बताइए। देखो, जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे नॉन जस्टिसेबल कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं, यानी कि अगर इनमें से आप लोगों को कोई चीज़ नहीं दी जा रही है तो उसके लिए आप लोग कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, गरीबी आय और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन एंड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम।
आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। बताइए। देखो, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आया है इंडिया के अंदर तो वो आप लोगों का दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने आप लोगों के 3 क्वेश्चन और रखे हैं, तो उनको देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें इनके बारे में क्लियर हो जाएगी। ठीक है। बाकी दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मर्दाना जो सभा है उसकी को फाउंडर के लिस्ट में इनका भी नाम था, जिसमें केसी कामाजी थे, आप लोगों के नौरोजी फर्नोजी भी थे, आप लोगों के एस बंगोली भी थे, और फिर लास्ट में आप लोगों के दादा भाई नौरोजी भी थे। तो इन चार ने मिलकर जो है रहनुमाई मर्दान सभा की स्थापना करी थी। बाकी ये नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, और इन्होंने इनकम को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड भी करा था, एक प्राइमरी और एक आप लोगों का सेकेंडरी। ये काम भी आप लोगों के दादा भाई नौरोजी ने करा था। ठीक है। बाकी इन्होंने एक की स्थापना और करी थी, एक इन्होंने एसोसिएशन बनाया था लंदन के अंदर 1866 के अंदर। तो वो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नीचे रखा है। सबसे पहले इसका बताइए, भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? गोपाल कृष्ण गोखले, और दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, या लाला लाजपत राय? ग्रैंड ओल्ड मैन के बारे में पूछा गया, समय लीजिए, बताइए। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन की बात करूँ तो ये भी आप लोगों के दादा भाई नौरोजी ही रहने वाले हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। हाँ, महात्मा गांधी की एक पुस्तक थी, क्या नाम था उसका? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हाँ जी, देखो ये रहा, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि बनाई गई थी लंदन में। वो कहाँ पर थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एलन ऑक्टेवियन होम, या व्योमेश चंद्र बनर्जी? बताइए। देखो, ये बनाई गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो लंदन के अंदर थी 1866 के अंदर, वो बनाए थे दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का क्या नाम था? वॉट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर मगध किंगडम? नंद डायनेस्टी, शिशुनाग? ये 2 ऑप्शन एक साथ आ गए हैं, ठीक है, तो एक को हटा दो क्योंकि आंसर इन 3 में से ही है। या हर्णक वंश? बताइए। मगध पर शासन करने वाले सबसे पहले राजवंश के बारे में पूछा गया है। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हर्णक वंश। इसमें सबसे पहले बिंबिसार आता है, बिंबिसार के बाद कौन आता है? अजातशत्रु आता है, फिर आप लोगों का उदयन आता है। फिर हर्णिक वंश के बाद आप लोगों को कौन सा वंश आता है? शिशुनाग आता है। शिशुनाग के अंदर कौन आता है? कालशोक आता है। फिर नंद वंश आता है, नंद वंश के अंदर महानंद आता है, फिर धनानंद आता है। ठीक है, ये सारी चीजें चलती हैं। अब नंद वंश के संस्थापक की बात पूछी गई है, नंद वंश के संस्थापक कौन है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी? महापद्मानंद, धनानंद, बिंदुसार, या फिर अजातशत्रु? समय लीजिए और बताइए। तो देखो, नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे आप लोगों के महापद्मानंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आता है, अलेक्जेंडर ने किस नंद राजा के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर इन्वाइटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच नंद किंग? बताइए। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखिए कि बिल्कुल एग्जाम लेवल है, ना तो ज़्यादा आसान है और ना ही ऐसे ऊटपटांग बनाए गए हैं। तो किसका था? धनानंद का। ठीक है। धनानंद का। देखो, अलेक्जेंडर का जो युद्ध हुआ था, हालांकि मैंने क्वेश्चन रखा है वहीं पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ये रहा, द बैटल ऑफ हेडापेस वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड विच इंडियन किंग? हेडापेस का युद्ध अलेक्जेंडर और किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया? पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, या महापद्मानंद? तो देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने फर्स्ट इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था जी, जो ये अलेक्जेंडर जो इन्वेंट करा था वो नंद किंग के टाइम पे करा था। ठीक है, नंद किंग के टाइम पे करा था। वो नंद किंग में धनानंद के समय पर करा था, तो महापद्मानंद तो वैसे ही हटा दो, उसके साथ तो लड़ाई नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ से हटा था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद में आया था, क्योंकि उसका समकालीन मतलब कंटेम्पररी एक तरीके से जो युद्ध हुआ था वो धनानंद के समय पे हुआ था। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, पोरस और धनानंद। वो धनानंद के टाइम पे लड़ा गया था, धनानंद से नहीं लड़ा गया था। तो इस तरीके से भी आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पोरस के साथ ही लड़ा गया था। अब बैटल की बात करूं तो ये आप लोगों का 326 बीसी के अंदर लड़ा गया था, और हेडअप इसको ना झेलम भी बोलते हैं हम। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिव टिश्यू? रक्त होता है, बोन होती है, लिगामेंट होता है, या उपरोक्त सभी? कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, बताइए। तो ये तीनों ही होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे, ये तीनों ही होते हैं। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, एक तो एरियोपोलर होता है, एरियोलर एक होता है, एक आप लोगों का एडिपोस होता है। एडिपोस तो आपके
फैट कंटेनिंग होते हैं, और एरियोलर जो है आप लोगों के बेनीथ चेस्ट स्किन होते हैं, यानी कि स्किन के नीचे पाए जाते हैं ये टिश्यू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। Which of the following celebration is dedicated to the sun god and his wife Usha to thank them for sustaining life on earth and for granting wishes? निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मदाई, छठ, विश्वकर्मा या सौरसभा? देखो, इस सन टेम्पल पर फोकस करना, सन टेम्पल ही सन गॉड पर फोकस करना। बताइए कौन सा उत्सव है जो सन गॉड को समर्पित है एक तरीके से? ठीक है, तो सही जवाब आप लोगों का होगा छठ पूजा। छठ पूजा आप लोगों का होता है। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सांची के महान स्तूप में प्रवेश द्वार किस नाम से जाने जाते हैं? एट द ग्रेट स्तूप एट सांची द गेटवेज ऑफ इंडिया, द गेटवेज आर नोन एज व्हाट? तोरण बोलते हैं, मंडप बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं? समय लीजिए और बताइए। देखो, द ग्रेट स्तूप है सांची की बात करो तो ये जो मेन जो एंट्रेंस पे होते हैं वो आप लोगों के तोरण होते हैं। और तोरण होते भी कितने हैं? 4 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। ये आप लोगों का अंडा होता है, इधर जो है आप लोगों की मेधी और वेदिका होती है, ऊपर आप लोगों का छत्र होता है। ठीक है, इधर इस तरीके से आप लोगों के तोरण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में एक स्तूप का क्या प्रतीक है? व्हाट डज स्तूप सिंबलाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म? भगवान बुद्ध का जन्म होता है, महान त्याग होता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु होता है, या पहला उपदेश होता है? बताइए। स्तूप। देखो, स्तूप है आप लोगों के गौतम बुद्ध की मृत्यु को सिंबलाइज करता है, जिसके अंदर इनकी रेलिका रखी होती है। ठीक है, इनके अवशेष रखे होते हैं। ये इंग्लिश में गलती है, इसको हटा दो। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द लॉर्ड बुद्ध बोर्न? लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय भी इस पर नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर में आप लोगों का लुम्बिनी के अंदर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया या लुम्बिनी? बताइए। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देखो, ज्ञान सिंपली बोध गया में ही हुआ था। बोध गया के अंदर आप लोगों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द ग्रेट रेनन्सिएशन इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्ध? भगवान बुद्ध के जीवन में महान त्याग का क्या प्रतीक है? कमल, घोड़ा, बोधि वृक्ष या पहिया? बताइए। बताइए जी। देखो, इसमें सही ऑप्शन होगा आप लोगों का हॉर्स। तो जो ग्रेट रेनन्सिएशन है वो आप लोगों का हॉर्स उसको सिंबलाइज करता है। 18 की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी? अब ऑप्शन एलिमिनेशन वाली ट्रिक लगाइए। देखो, लुम्बिनी के अंदर आप लोगों की बर्थ हुई थी, बोध गया के अंदर उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, तो 2 ऑप्शन यहाँ से हटा दो। अब आप लोगों के 2 ऑप्शन बचते हैं, सारनाथ या कुशीनगर के अंदर। बताइए। देखो, सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सारनाथ में। 19th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आता है। दादाभाई नौरोजी द्वारा सह स्थापित रहनुमाई मर्दयान सभा की आधिकारिक पत्रिका कौन सी है? व्हाट इज द ऑफिशियल मैगजीन ऑफ द रहनुमाई मर्दयान सभा को फाउंडेड बाय दादाभाई नौरोजी? अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था केसी कामा भी थे, एस एस बंगाली भी थे, और नरोजी फर्दौसी भी थे। अब बताइए। लेट्स गो आफ्टर, इंडियन ओपिनियन, यंगतार या द इंडियन सोशलिस्ट? बताइए जी। तो सिंपल है? सिंपल नहीं है ये क्वेश्चन में, मतलब वाकई में एक दम था एक तरीके से। तो राष्ट्र गो आफ्टर। ठीक है, 20 क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऊपर कराई दिया था। कॉन्करेंट, जॉइंट सेटिंग, ट्रेड और ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, STL। एस से आप लोगों की जॉइंट सेटिंग, सेटिंग का S, T से ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स का T, C से कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट बोरोड फीचर फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन? तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज़ें नहीं ली हैं? जॉइंट सिटिंग, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स या ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? बताइए जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोरोड फीचर फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारा एवरेज कितना अच्छा चल रहा है, 15 मिनट हुई है और हम लोगों ने अब तक 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब होते हैं भाई कुछ यूट्यूब चैनल मैंने भी देखे हैं, आप भी उनको देखते होंगे, है ना, 20-22 क्वेश्चन कराते हो, 1-1 घंटा का लेक्चर चला देते हैं, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। थोड़ा पढ़ो, जल्दी पढ़ो और इफेक्टिव पढ़ो। तो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा, यूएसए से हमने जॉइंट सेटिंग नहीं ली है, ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से ली है। बाकी इनके अलावा हमने यूएसए से क्या लिया, देखो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तो लिया है हमने, प्रेसिडेंट का ऑफिस भी यहीं से लिया है। बाकी ऑफिस तो ले लिया, फिर इन दोनों के जो रिमूवल हैं वो भी हमने यहीं से लिए हैं, ठीक है। ठीक है ना। चलिए 21वें की बात करते हैं, यहाँ पर जॉइंट सिटिंग हमने नहीं लिया है। 22वें क्वेश्चन की बात करने, क्वेश्चन नंबर 24। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र यानी कि चक्र का जो है बुद्धिज्म के अंदर क्या सिंबलाइज करता है, पहला उपदेश, ज्ञान, निर्वाण या दोनों। बताइए चक्र। देखो बुद्धिज्म के हमने पढ़ा होगा धर्म चक्र परिवर्तन, पढ़ा है ना, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये सिंबलाइज करता है किसको, ये करता है केवल फर्स्ट, पहला उपदेश, ठीक है। ज्ञान वगैरह को सिंबलाइज नहीं करता है, क्योंकि धर्म चक्र, ये जो चक्र था इसके अंदर बौद्ध धर्म के बहुत सारी चीजें बताई थी, ठीक है। मतलब थोड़ी नैतिकता वाली चीजें बताई थी, वो सारा इनका उपदेश के अंदर जाता है, ठीक है। ज्ञान तो इनका हुआ था, ज्ञान तो इनको प्राप्त हुआ था ना, चक्र के अंदर इन्होंने वो चीज बताई जो मतलब हमें बताई, ठीक है। तो इसके अंदर पहला उपदेश आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बिहू किस राज्य का नृत्य में से एक है, वेरी सिंपल है, हरियाणा, असम, बिहार या गोवा। बताइए जी, कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। बिहू किस राज्य के लोक नृत्यों में से एक है, तो बिहू आप लोगों का असम में से एक है, असम में से आप लोगों का एक है। असम की बात करूं तो इसमें आप लोगों का एक आता है ओझापल्ली, ठीक है। एक आप लोगों का आता है बुगुरुम्बा, ठीक है। और बताइए, और कोई याद आ रहा है आप लोगों को। बताइए, एक आप लोगों का ये बिहू आता है, बिहू आता है, बुगुरुम्बा आता है, ओझापल्ली आता है। और बताइए, और कुछ याद आ रहा हो तो आप लोगों को, ठीक है। और दिहिंग आता है, अली लिलांग आता है, अली लिलांग, अली लियांग, है ना, ऐसे ही होता है, अली स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। पटकई आता है एक, और क्या आता है, कई जगह है यहाँ पे, अम्बुबाची आता है, ठीक है। सुनते रहे ना, इसको अब हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बताई हैं। तो असम की हमने देख लिए। हरियाणा के आप लोगों का लूर आता है, हरियाणा के अंदर आप लोगों का दाप भी आता है। गोवा के अंदर आप लोगों का कौन सा आता है, ठीक है। गोवा के अंदर भी आप लोगों का आता है, एक तरंग मेल आता है, ये भी आप लोगों का गोवा के अंदर ही आता है, ठीक है। चलिए तोरण की बात करते हैं। द वर्ड तोरनाथ इज रिलेटेड टू विच मॉन्यूमेंट, ताजमहल, कुतुब मीनार, सांची का स्तूप या फिर लाल किला। देखो रिवीजन भी आप लोगों का होता चल रहा है। तो जो तोरण है ना आप लोगों का सांची के स्तूप से संबंधित है, और ये एंट्रेंस पे होता है, मेन एंट्रेंस पे होता है, ये 4 होते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है। कौन सा प्राचीनतम भारतीय पात्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में जाना जाता है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर निहित है। विच एंसेंट इंडियन टेक्स्ट इज ऑल्सो नोन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना या समवर्ती सूची। बताइए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक और लगा लो स्टार। बताइए, चलो मैं ही बता दूं। देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है आप लोगों के डीपीएसपी को बोला जाता था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको बोलते थे, डीपीएसपी को बोलते थे। बाकी प्रेम्बल के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि 3 वर्ड को ऐड करा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 था, 74 था। बताइए, इसके अंदर आप लोगों के 3 वर्ड को ऐड करा गया था, बताइए। एक तो था आप लोगों का सोशलिस्ट था, सेक्युलर था, और इंटीग्रेटेड था, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्या रह गया, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आप लोगों को कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट और आपका सेंटर दोनों मिलकर रूल्स बना सकते हैं। तो ये आप लोगों के पहले इसके अंदर विषय जो थे कितने थे, बताइए कितने विषय थे पहले इसमें। पहले जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर थे 47 विषय थे, लेकिन अब जो है 52 हो गए हैं। वहीं आप लोगों के
इसको हम सी से डिनोट कर लेंगे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। बाकी जो यूनियन की जो संघ सूची होती है इसके अंदर पहले 97 थे, लेकिन अब जो है इसके अंदर 100 कर दिए गए हैं। बाकी जो स्टेट लिस्ट होती है इसके अंदर पहले कितने थे, बताइए पहले कितने थे, बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ पहले कितने थे और अब कितने हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को बताना है कि स्टेट लिस्ट के अंदर पहले कितने थे और अब कितने हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और होप नहीं करूँगा, पसंद आई ही है। ठीक है, तो इस वीडियो का आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हैं, तो ये भी एक अप्रिशिएशन का बनता है मेरे लिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।